तो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग जो फिनटेक प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसमें एक रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है उसको डिस्कस करना है। आप इसको मेरे एस जी फिनसर्व के वीडियो और जो एक जियो फिनेंशियल्स की वीडियो मैंने की थी, आप उन दोनों की वीडियो से इस वीडियो को कनेक्ट कीजिए, तो ताकि इससे क्या होगा, इससे आपको जो पूरी प्लेटफॉर्म्स होती है वो कैसे काम करती है उसमें एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। कैसे यहाँ पे इनका लेवरेज और जो इनका आरओए डिफरेंट होता है जो आप एक नॉर्मल बिजनेस को देखते हो। साथ ही साथ अगर ये आप इसको पूना वाला फिनकॉर्प की जो मेरी वीडियो है अगर आप उससे भी कंपेयर करोगे तो आपको पूरे फिनेंशियल्स और फिनटेक के मॉडल्स को समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो चलिए उसी कंटेक्स्ट में शुरू करते हैं। बिजनेस आपका रिसेंटली लिस्टेड हुआ है। तो बिजनेस का नाम क्या है? ऑन ई एम आई टेक्नोलॉजी करके कंपनी का नाम है। अब ये कंपनी जो है ना खुद को एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी की तरह से कहता है कि जो कि लेंडिंग कर रहा है। कहने का मतलब क्या है, एक फिनटेक कंपनी है जो लोन्स देता है। इट्स नॉट द अदर वे अराउंड। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये कोई लेंडिंग कंपनी नहीं है जो टेक का यूज़ कर रहा है। एग्जांपल के लिए अगर आप पूना वाला फिनकॉर्प को अगर आप देखोगे तो वो बिजनेस कैसे काम करता है। वो बिजनेस क्या है, एक तरह से पूरा अगर आप देखेंगे, वो भी ए आई एम एल पे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वो लोग। एजेंटिक ए आई हो गया, जनरेटिव ए आई वगैरह हो गया, उन सभी चीज़ों को यूज़ करते हैं। सेम चीज़ आपकी जो जियो फिनांस का जो प्लेटफॉर्म है, जिनका वो माई जियो ऐप के अंदर ही आता है। तो वो सारे कंपनियों को देखोगे तो ये कंपनियां कुछ उस तरह से ही चल रही है, मतलब टेक का काफ़ी यूज़ करने की बात करती है। तो उस कंटेक्स्ट में देखिए तो ये सारे जो बिजनेस मॉडल है काफ़ी इंटरेस्टिंग बनते हैं। आपकी जो पूरी ओवरऑल एन बी एफ सी फिनेंशियल सेक्टर हो जाता है वहीं पे। अब देखिए अगर आप ऑन ई एम आई बिजनेस को देखते हो ना, तो इस वीडियो में हम लोग करने क्या वाले हैं, इस वीडियो में समझेंगे उनका बिजनेस मॉडल, समझेंगे एक ब्रीफ में समझने की कोशिश करेंगे। बिकॉज हमने ऑलरेडी कई सारे फाइनेंशियल्स को काफ़ी डेप्थ में डिस्कस किया है। तो ब्रीफ में डिस्कस करते हैं क्या होता है, कैसे कस्टमर सेगमेंट को टारगेट करते हैं, इनका जो टैम क्या है, टैम किस तरह से एक्सपांड हो रहा है, और ये किस नीच सेगमेंट में काम करते हैं, तो वहाँ पे किस तरह से चीज़ें होती हैं उसको समझेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इस बिजनेस का अगर आप देखोगे ना, इसको हमें कंपैरिजन करना किससे करना चाहिए। जैसे आपका एच बी डी फिनांसेस हो गया, चोला कंपनी है, इन सभी कंपनियों से इसका बेसिकली कंपैरिजन होता है। तो आप जब उनको देखोगे ना तो वहाँ पे जो प्राइस बाई बुक उन सभी कंपनियों को मिल रहा है, तो आप देखोगे 4 या 5 इस तरह के प्राइस बाई बुक मिलते हैं। बिकॉज वो सभी कंपनियां जो है एक हाईली लेवरेज्ड कंपनी है ना। और उसके बाद क्या होता है, जो वो उससे क्या होता है, कंपनियां आपकी कंसिस्टेंटली 5 साल 10 सालों से काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता आया है। तो उसके कारण आप उनका जो भी मतलब रिटर्न्स वगैरह देखोगे काफ़ी अच्छे हो चुके हैं। तो वहाँ से कंपैरिजन करना चाहिए। तो उस कंटेक्स्ट में ये जो बिजनेस है कहाँ पे स्टैंड करता है, उन चीज़ों को थोड़ी समझने की कोशिश करेंगे, तो पूरा एक उसी में अंडरस्टैंडिंग हम लोग रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इनकी पीपीटी से मैंने कुछ स्लाइड्स लिए हैं और कुछ स्लाइड्स मैंने खुद से बनाए हैं। तो उन दोनों चीज़ों को यूज़ करूंगा। तो देखिए ये जो स्लाइड है इनकी स्लाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप इनका जो पूरा टाइम है ना वो आप समझ पाओगे कि ये कहाँ पे काम करता है। तो देखिए अगर आप देखते हो कि इंडिया की जो क्रेडिट ग्रोथ है वो आपकी मान लीजिए 15% होगी, 10-12% होगी, मतलब 10 से 15% के बीच में रहती है। अब लेकिन जब आप अलग अलग सेगमेंट में जाते हो ना, जैसे हमने वो हाउसिंग फाइनेंस की वीडियोज में डिस्कस किया है कि वहाँ पे जो अफोर्डेबल हाउसिंग वाला सेगमेंट है वो आपका मच हायर पेस पे ग्रो कर रहा है। जब हम ओवरऑल जो आपकी इंडिया की क्रेडिट ग्रोथ होती है ना उससे हम देखते हैं। सिमिलरली अगर आप जब इसमें देखोगे ना, जैसे आप फिनटेक मॉडल्स को देखोगे, जैसे अभी आप देख रहे हो कि इंडिया में पूरा ये अर्बनाइजेशन की ट्रेंड हो गई है। मतलब जो आपका यूथ है वो आपका गांव से निकल के आपके शहरों में आ रहा है। तो उससे क्या होती है, आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। तो उसका नेट आपको इम्पैक्ट दिखता है कि जो क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अगर आप देखोगे आज का जो यूथ है, सब लोग एक कंज्यूमरिज्म की जो थीम होती है, जैसे अगर आपने वो जैसे जो यूएस इकोनॉमिक्स कैसे काम की है, तो वो जैसे यूएस और यूरोपियन जो डेवलप्ड मार्केट है वो वही थीम आपकी धीरे धीरे जो इंडिया की अर्बन सेंटर से वहाँ पे प्ले आउट हो रहा है। और वही चीज़ आप देखोगे जैसे जैसे वो गाँव से शहरों में शिफ्ट होगा। तो जैसे अगर वो यूएन हैबिटेट का अगर आप डेटा देखोगे ना, तो वो भी कुछ वैसे ही कहता है कि आने वाले कुछ 20-30 सालों में एक ह्यूज चंक ऑफ जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो आपकी अर्बन सेंटर्स में ही रहेगी। तो वहाँ पे आप देख रहे हो कि इंडिया में भी वही चीज़ हो रही है, जितनी भी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए सभी अर्बन सेंटर्स में जा रहे हैं। तो वहाँ पे आपको दिखता है कि जो क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होती है। अब क्रेडिट की रिक्वायरमेंट किस तरह से होती है, कुछ लोगों को मान लीजिए घर बनाने हैं, तो वहाँ पे क्रेडिट लेना होता है। कुछ लोगों को मान लीजिए आपका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, मतलब अपना जो बिजनेस वगैरह को एक्सपांड करना है, बिजनेस लोन्स वगैरह लेते हैं। फिर आपने देखा कि शादी वगैरह करनी है तो गोल्ड लोन्स वगैरह ली जाती है। बच्चों की पढ़ाई होती है तो वहाँ पे एजुकेशन लोन्स ली जाती है। जैसे अगर पूना वाला फिल्म को देखेंगे तो ये इन सभी सेगमेंट में काम करता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जैसे इंडिया में एक वो, इंडिया नहीं इन जनरल, अगर आप जो यूथ की पूरी जो थीम है वो है आपका, वो होता है ना बेसिकली कंज्यूमरिज्म वाली थीम है। जैसे कि अगर किसी यूथ को ट्रैवल करना है तो उसकी सैलरी इतनी होती नहीं है, या फिर कोई नया फ़ोन वगैरह खरीदना है, तो वहाँ पे वो ई के कंसेप्ट होते हैं। तो इन सभी चीज़ों का जो एक पूरा अल्टीमेट बेनिफिशियरी होता है ना वो आपका मास मार्केट है, जहाँ पे आपकी जो अर्बन सेंटर्स में आपकी जो क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है वो आपकी मच हायर है। बिकॉज सैलरीज जो है वो आपकी उतनी तेजी से आ नहीं पा रही है। इसी का अगर आप एक और रिफ्लेक्शन देखोगे तो हमने पहले ही क्वार्टर्स में एमरल्ड फाइनेंस डिस्कस किया था। तो वो भी आपके फिनटेक मॉडल्स में काम करती है। आप देखते हो एंजल वन वगैरह हो गया, जो भी ये ब्रोकिंग की कंपनियां है,
ये सब भी अपने ऐप्स पे धीरे धीरे आपका मान लीजिए ये जो होता है ना क्रेडिट वगैरह देते हैं। मतलब क्या ये रहा हूँ जैसे कि अगर आपने पूना वाला फिनकॉर्प को देखा है तो वहाँ पे भी वो लोग अपना जो ये मतलब होता है ना पर्सनल लोन्स वगैरह देते हैं जो कि एक हाई यील्डिंग प्रोडक्ट होता है। बट वहाँ पे रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उस सेगमेंट में आप देखिए जो आपका ऑन ईएमआई का जो पूरा बिजनेस का थीम है ना ये भी उसी एफिलिएट मतलब मास मार्केट की तरफ टारगेट कर रहा है। जहाँ पे अगर आप देखेंगे पूरा सेक्टर की ग्रोथ रेट अगर आप देखोगे ना तो वो आपकी मच हाइयर है जब आप पूरे एक नेशन की जो क्रेडिट ग्रोथ रेट होती है अगर हम उससे कंपैरिजन करें। तो उसी पैरामीटर को में अगर आप निकाल के देखोगे ना तो जैसे अगर आप देखते हो कि जो न्यू टेक लेंडर्स वगैरह होते हैं वो आपके मान लीजिए 48% सीएजीआर पे ग्रो कर रहे हैं। इसी में एग्जांपल के लिए आप कौन से कंपनी को देखते हो जैसे पूना वाला फिनकॉर्प के अंदर जो मान लीजिए आपका ये पर्सनल लोन्स वाला सेगमेंट हो गया। आप पेटीएम को देख सकते हो या फिर जितने भी इस तरह की कंपनियां हैं। और उसी में जब आप लैब पोर्टफोलियो की तरफ बढ़ाते हो मतलब टाइम को आप बढ़ा लेते हो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेके जाओगे तो ऑफकोर्स ग्रोथ रेट कम होगा बिकॉज लैब की रिक्वायरमेंट आपकी जो ग्रोथ रेट है वो आपका कम है। और वैसे भी आप देखते हो ना वो सेक्टर थोड़ा आपका मैच्योर हो गया है। तो नेट नेट अगर आप देखोगे ना जो हम लोग ये मतलब ऑन ईएमआई कंपनी को डिस्कस कर रहे हैं इसके लिए अगर आप पूरा सेक्टर की ग्रोथ रेट देखोगे तो आराम से आपका दिख रहे हो कि लगभग 24-25% पे सेक्टर सेक्टर ग्रो कर रहा है। इसीलिए जब आप इस कंपनी का पूरा गाइडेंस वगैरह देखोगे ना तो कंपनी खुद भी जो ग्रो करने की बात करता है वो वही कहता है कि हम लोग लगभग 40% के ऊपर ये कंपनी पूरी ग्रो करने की बात करती है। और कंसिस्टेंटली आप देख रहे हो कि कंपनी 50 60 70% पे ग्रो करता है। जस्ट कुछ वैसे ही समझ सकते हो आप। एग्जैक्टली सेम है जैसे पूना वाला फिनकॉर्प का है इस उनका इस क्वार्टर का भी जो अपडेट आया है उसमें भी उन्होंने काफी तेजी से ग्रो किया है। तो ये पूरा बिजनेस है किस सेगमेंट में काम करता है। अब इनका अगर आप पूरा कंपनी को देखोगे ना तो कंपनी का जो पूरा मतलब कंपनी चल कैसे रही है तो कंपनी का अगर आप देखोगे तो एक ह्यूज चंक जो है लगभग इनके पास मान लीजिए आप 400 टोटल इंप्लॉइज है। अब 400 टोटल इंप्लॉइज है उसमें क्या होता है आप देखिए पूरा जो टेक वगैरह है उसमें काफी काम होता है। अब इनका बेसिकली बिजनेस जो है वो दो तरह से काम करता है। एक आपका मान लीजिए जो इनका पूरा ये किस्त वाला ऐप है जहाँ से ये लोग मान लीजिए जितना भी मान लीजिए कस्टमर की जो एक्विजिशन होती है उसको करते हैं। कहने का मतलब क्या है जैसे एग्जांपल के लिए वो जो होता है ना एंजल वन है या फिर ग्रो है ये लोग अपने कस्टमर को कैसे एक्वायर करते हैं एक इसमें एक कंसेप्ट होता है कि फनल है। बेसिकली फनल क्या है। फनल मान लीजिए एक बड़ा सा फनल हो गया जिसके अंदर आपका मान लीजिए सोशल मीडिया हो गया। आपकी जो ये बिलबोर्ड्स में टारगेटेड एड्स वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें होती हैं। आपकी ब्रांडिंग करते हो जैसे अगर आप ऑन ईएमआई को देखोगे इनका ब्रांडिंग होता है आपका ये मतलब सचिन तेंदुलकर जिसे इनका ब्रांडिंग है। तो इन सभी चीज़ों से क्या होता है वर्ड ऑफ माउथ फैलता है तो वो एक बड़ा फनल हो गया। अब एक कस्टमर इनका मान लीजिए पहले से लोन लिया है उस पर आप क्रॉस सेल कर सकते हो मतलब आपने पर्सनल लोन दिया। फिर उसके बाद आप उससे मान लीजिए आके उसको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी दोगे। भविष्य में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करोगे और बाकी चीज इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हो गया उन सभी चीज़ों को लेके आओगे तो ये एक बड़ा फनल है इससे आपकी पूरी कस्टमर एक्वायर होता है। अब इसमें कंपनी ये कहता है कि हमारा जो ऑर्गेनिक वे में कस्टमर एक्विजिशन है कहने का मतलब क्या है। ऑर्गेनिक कहने का मतलब क्या है इनके ऐप्स पे जो कस्टमर वापस पहले से यूज़ कर रहे हैं मतलब एक से दो प्रोडक्ट उन्होंने यूज़ किया और मान लीजिए एक पर्सनल लोन लिया और भविष्य में आके एक और नया पर्सनल लोन लिया तो इनको कहते हैं हम लोग उस फनल के अंदर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये इनकी पूरी कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रेटेजी होगी। अब अगर आपको इसके पूरे बिजनेस मॉडल को समझना है तो इसके लिए कुछ चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। तो इनका एक तो ये पूरा पर्सनल लोन्स वाला सेगमेंट हो गया। अभी इन्होंने रिसेंटली क्या किया है रिसेंटली इनका एक और सेगमेंट स्टार्ट हुआ है। ये एक तो इनका ये पर्सनल लोन वाला सेगमेंट हो गया। दूसरा सेगमेंट जो है इनका वो आपका मान लीजिए लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। अब जो पर्सनल लोन वाला सेगमेंट है ये इनका मान लीजिए 2017 से जब से इन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी तो वहाँ से वो चला आ रहा है। लेकिन जो आपका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है वो इनका लास्ट 2 साल से ही चला है। तो एक काम करते हैं कैसे इनका जो पूरा एक सोर्सिंग स्ट्रैटेजी होता है और कैसे वो लोन देते हैं और कैसे वो मान लीजिए उसकी कलेक्शंस वगैरह होती हैं उन चीज़ों को समझ लेते हैं। तो उससे हमें पूरा बिजनेस मॉडल ही काफ़ी डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो देखिए अगर हम लोग अब इनके पूरे इस एक स्लाइड में आप सारी चीज़ें समझ सकते हो। तो इसमें अगर आप देखोगे तो जैसे मान लीजिए पहले हमने बात किया कि कस्टमर की जो सोर्सिंग स्ट्रैटेजी होती है वो क्या होती है वो आपका जो किस्त इनका बेसिकली ऐप है जहाँ पे सचिन तेंदुलकर जी वो जो इनका ब्रांड एम्बेसडर है। अब वहाँ पे क्या हुआ जो भी ओमनी चैनल स्ट्रैटेजी से अपने प्लेटफॉर्म पे इन्होंने सब कुछ बेसिकली कस्टमर को एक्वायर किया तो इससे आपका मान लीजिए कस्टमर एक्वायर हो जाता है। अब क्या है इनकी बेसिकली दो तरह की बुक होती है एक आपकी ऑन बुक होती है एक आपकी ऑफ बुक होती है। ये कैसा है ये आप कुछ ऐसा समझ सकते हो जैसे वो को लैंडिंग मॉडल होता है ना जैसे अगर आपने कैप्री ग्लोबल देखा है या फिर अगर आपने फेडबैक फाइनेंशियल्स देखा है तो उन सभी के वो को लैंडिंग मॉडल होता है। तो कुछ उस तरह से काम करता है। अब इनका जो सब्सिडरी है बेसिकली एनबीएफसी उसको कहते हैं सी क्रीवा कैपिटल करके कहते हैं। अब वो कंपनी क्या करता है वो कंपनी का पूरा काम है आपका मान लीजिए जितना भी ये होता है ना मतलब कलेक्शंस वगैरह करने हैं जैसे अगर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होगा तो उसके लिए आपको ब्रांचेस वगैरह खोलने पड़ेंगे। तो वो सारी चीज़ें हो गई केवाईसी वगैरह करना होता है। कोई कस्टमर अगर नहीं दिया तो उसको कैसे कॉल वगैरह करोगे आप अपने सेल्स एजेंट वगैरह भेजोगे। तो वो सारी चीज़ें इनकी सब्सिडरी होती है। और नेट नेट जो अगर आप देखोगे सब्सिडरी का जो इनका यूज़ है उस पर मान लीजिए जितना भी आपका एयूएम है कहने का मतलब क्या है अगर आप इनका पूरा एयूएम बुक देखोगे ना लगभग मान लीजिए 7,500 करोड़ के बीच में इनका पूरा एयूएम है। उसको आप 50-50% पे डिवाइड कर दीजिए लगभग 3500 करोड़ आपका ऑन बुक होता है और 3500 करोड़ मान लीजिए आपका ऑफ बुक होता है। ऑफ बुक कहने का मतलब क्या इनके पार्टनर्स के बुक पे होगा। ये लोग क्या करेंगे ये लोग उस पर आपका कमीशन लेते हैं सर्विस फी फी वगैरह लेंगे। और एक और चीज़ होती है
एक मान लीजिए 5 से 10% का जो बेसिकली रिस्क है, वो भी अपने बुक पे लेके चलते हैं। तो ये सारी जो रिस्क है वो आपका मान लीजिए आपके जो सब्सिडरी आर्म है उसके अंदर आता है। अभी जो रिस्क लेते हैं उसको कहते हैं FLDG कहते हैं, फर्स्ट लॉस टू डिफॉल्ट गारंटी। ये क्या होता है ये समझ लीजिए आप। मान लीजिए बेसिकली इट इज अ मेथड ऑफ स्किन इन द गेम। स्किन इन द गेम कहने का मतलब क्या है, एक मान लीजिए एक इनके पास इनका एक NBFC पार्टनर है, तो वो इनको आके इनके साथ पार्टनरशिप क्यों करेगा और उस इनके इनकी जो लोन ओरिजिनेट हुई है उसको अपनी बैलेंस शीट पे क्यों लेगा। बिकॉज कंपनी कंपनी कहता है कि जो 5 से 10% जो उनका मतलब लोन बुक है वो हमारे बैलेंस शीट पर रहेगा। कहने का मतलब क्या है, कल को जो कस्टमर है वो अगर आपका डिफॉल्ट करता है तो यही जो कंपनी है मतलब जो आपके ऑन EMI कंपनी है, इसको पहले उस पैसे को पे करना पड़ेगा। तब जो बचा हुआ पैसा है वो आपका सब्सिडरी मतलब सब्सिडरी नहीं, जो इनका पार्टनर बैंक है वो देगा। तो ये इनका जो इंटरमीडिएट लेयर हो गया एक तरह से, जहां से ये लोग मान लीजिए किस तरह से फंडिंग करते हैं और इनकी जो बुक्स वगैरह है वो किस तरह से रहती है। और वही 50% जो बुक है वो आपका ऑफ लेंडिंग बुक रहता है। तो ये इनका मान लीजिए पहला तो स्ट्रैटेजी हो गया कैसे कस्टमर एक्वायर करते हैं। दूसरा स्ट्रैटेजी हो गया किस तरह से लोन बुक रहती है और किस तरह से कस्टमर्स को देते हैं। अब तीसरा चीज अगर आप देखोगे फाइनली इसके बाद आता है आपका मान लीजिए रिस्क असेसमेंट असेसमेंट वगैरह हो गया। रिस्क असेसमेंट कैसे होती है, वो इनका पूरा मान लीजिए लगभग ये लोग कहते हैं कि 3 पैरामीटर्स पे अपने इनके लगभग 7,000 मैट्रिक्स बनाया है, जिसके बेस पे ये लोग अपने कस्टमर्स को जज करते हैं। उसके बेस पे कुछ मान लीजिए 10 से 15 रैंकिंग वगैरह दी जाती है कि कोई कस्टमर कितना एलिजिबल है अपने वो मतलब लोन्स वगैरह को लेने के लिए। अब इसमें ये लोग जो मेजर थ्री थ्री पैरामीटर्स होते हैं वो उनमें किन चीज़ों को देखते हैं। तो देखिए अगर आपको वो समझना है तो 3 पैरामीटर है इस कंपनी के लिए जो ये लोग चीजें देखते हैं। तो पहला चीज होता है आपका सस्टेनेबिलिटी ऑफ इनकम। कहने का मतलब क्या है, एक इंप्लॉई एक कस्टमर है मान लीजिए वो इनकम अर्न कर रहा है, बट कितना वो जो इनकम है कितने समय के लिए सस्टेनेबल है। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए वो 2 महीने के लिए अर्न करता है, तीसरे महीने में वो नहीं अर्न करता है, तो क्या होगा, वो जो इनसे इन्होंने लोन लिया है, अब जो लोन की अमाउंट होती है वो मान लीजिए आपका 20,000 से लेके कुछ 2 लाख रुपए तक की होती है। पर्सनल लोन्स की बात कर रहा हूँ। तो क्या पता वो लोन लोन नहीं दे पाए, तो वहां पे उस इनकम की सस्टेनेबिलिटी चेक करते हैं। फर्स्ट चीज ये होगी। दूसरा ये लोग चेक करते हैं कि जो कस्टमर है उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, पास्ट में इन्होंने कुछ EMI वगैरह लिया है, उसकी पेमेंट की ट्रैक रिकॉर्ड क्या होती है उस चीज़ों को चेक करते हैं। थर्ड चीज क्या है, इनका फ्रॉड मैनेजमेंट वाला चीज है। उसमें क्या होता है मतलब कि जो आपका कस्टमर है वो कितना विलिंग है उस पैसे को पे करने के लिए। जो इस 3 पैरामीटर को लेते हैं, इसके बेस पे इन्होंने 3,000 से ज्यादा कुछ मैट्रिक्स वगैरह बनाए हैं, जिसके बेस पे पूरा वो AI वगैरह का यूज करके अपने रिस्क को बेटर बेटर असेस करते हैं। तो ये जो पूरा आप देखेंगे किस्त का पूरा बिजनेस मॉडल हो गया। अब चलिए बात करते हैं इस कंपनी को हम लोगों को कैसे देखना चाहिए। तो ये तो अभी तक हमने बात किया इनका जो मतलब मान लीजिए आपका जो मेन पर्सनल लैंडिंग वाला आर्म है। तो जो पर्सनल लैंडिंग वाला जो पूरा अगर आप AUM देखोगे ना, लगभग मान लीजिए 90 से 92% पूरा आपका पर्सनल लैंडिंग से आता है, और लगभग कुछ 7 या 8% जो है वो आपका लैप बुक से आता है। अब जो लैप है वो आपका मान लीजिए कुछ 2 साल पहले से स्टार्ट हुआ है। तो उसमें क्या है, अब देखिए यहीं पे आप ये भी कंपैरिजन कर सकते हो कि इनका जो पर्सनल लैंडिंग वाला बुक है उसमें आपको यील्ड मच हायर मिलेगी जो आपका लैब प्रोडक्ट है। बिकॉज क्या है, लैब प्रोडक्ट तो आपका एक तरह से कोलैटरल वाला प्रोडक्ट हो गया ना, तो वहां पे आपको यील्ड कम मिलती है। अब कंपनी आपका लैब प्रोडक्ट की तरफ आगे क्यों बढ़ रहा है, तो देखिए यहाँ पे 2 चीजें हो सकती है। एक तो ये है कि कंपनी को अपना जो रिस्क है बिजनेस के अंदर काफी ज्यादा दिख रहा था, इसलिए वो लोग लैब में आगे बढ़े हैं। जैसे अगर आप वो स्मॉल फाइनेंस बैंक को हमने डिस्कस किया है, वहां पे आप देखते हो कि कई सारी कंपनी आपको वो सिक्योर्ड बुक की तरफ आगे बढ़ रही है। तो ये पहली स्ट्रेटेजी वो हो सकती है। दूसरा कारण क्यों क्यों हो सकता है, दूसरा कारण ये है जैसे अगर आपने ग्रो को देखा है, तो ग्रो क्या होता है, ग्रो ये बात करता है ना कि भाई एज पर द कस्टमर नीड जो होती है हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे नए नए प्रोडक्ट्स लेके आते हैं। तो देखिए अब वैसे ही अगर इनका जो एक कस्टमर है मतलब जो भी इनसे पर्सनल लोन लिया है, तो वो उस कस्टमर की रिक्वायरमेंट ये लोग कहते हैं कि हमारा जो उनकी लैब की रिक्वायरमेंट है वो इनको इनके प्लेटफॉर्म पे दिख रही थी। तो मतलब नीड बेसिस पे इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी चीज को लेके आया है। दूसरा चीज क्या होता है, जब आप लैब लैब बुक देते हो ना, तो उससे क्या होता है, एक और चीज है आपकी जो कस्टमर की जो क्वालिटी है वो आपकी इंप्रूव होती जाती है। अगर आपको इस चीज को समझना है तो आप पिछले कुछ समय में जब अगर आप इनका डेटा देखोगे, सो अगर इनके PPT से हम लोग देखें तो आप कुछ चीजें समझ पाओगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आप ये देख सकते हैं कि जो कस्टमर है इसके कारण क्या हुआ है ना, इनका जो कस्टमर जो सिविल स्कोर का कस्टमर होता है उसकी कंटिन्यूअसली आपको इंप्रूवमेंट दिख रही है। तो देखिए और दूसरा चीज क्या क्या होती है, एक FOIR होता है। कहने का मतलब क्या है, बेसिकली कहने का मतलब ये है कि एक कस्टमर है वो कितना मतलब लोन्स वगैरह में अपने पैसे को मतलब लोन्स वगैरह में कितने पैसे जा रहे हैं। तो मतलब जितना ये मैट्रिक्स कम होगा उतना आपके बिजनेस के लिए अच्छा है। कहने का मतलब क्या है, पहले मान लीजिए एक कस्टमर 34% आपका डिस्पोजेबल इनकम आपका लोन्स वगैरह में जाता था, तो वो अभी घट के मान लीजिए 30% हो गया है। और उसके कारण क्या है, जैसे जैसे आप लैब बुक को आप बढ़ाओगे ना, तो उससे आपको जो कस्टमर की क्रेडिट वर्दीनेस है, जैसे अगर आपका सिविल स्कोर है, तो वो कंपनी कहता है कि 700 700 प्लस के जो सिविल स्कोर के कस्टमर है वो आपके बढ़ के पहले 94% थे, वो आपके बढ़ के ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो इससे अभी आपको दिखता है कि कंपनी का जो मतलब जो कस्टमर प्रोफाइल है वो आपका बेटर होते जाता है। तो ये पूरा कुछ बिजनेस मॉडल के बारे में हो गया। अब चलिए कुछ और चीजें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, इनके PPT से ही समझते हैं। बाकी हमने सचिन तेंदुलकर जी की बात कर ली, जिसके कारण इनका जो ब्रांड ट्रस्ट है वो आपका बढ़ा है। अब बाकी AI वगैरह के बारे में हमने ऑलरेडी पास्ट के बहुत सारे वीडियोस में बात किया है, तो आप इस चीज़ों को मैं आप पॉज करके आप खुद इनकी PPTs वगैरह से रीड कर सकते हो। तो इन चीज़ों में हम लोग नहीं जाते हैं, बाकी पैरामीटर को समझते हैं।
तो अब हम लोग समझ लेते हैं इनका बेसिकली, हाँ, यहाँ पे कुछ इनके जो पैरामीटर्स हैं, मतलब बिजनेस एक्चुअली एक्चुअली में परफॉर्म कैसा किया है। तो देखिए, एक चीज़ अच्छी है ना कि जब इस बिजनेस का जो आईपीओ आया है, वो एक मान लीजिए जो पूरी जो सेक्टर है उसमें रिवाइवल की तरफ से इनका पूरा आईपीओ आया है। तो उसमें क्या होती है, आप देख रहे हो कि पूरे सेक्टर में, जैसे अगर आपने पूना वाला फिनकॉर्प को भी पहले ट्रैक किया है, तो आप पाएंगे कि पहले पहले जो उनका पर्सनल लोन लोन वाला सेगमेंट था, वहाँ पे आपको बहुत सारी दिक्कतें आई थी, जिसके कारण उन्होंने कितना ज़्यादा लॉस वगैरह रिपोर्ट किया था। और वैसे भी आप जो पूरी एमएफआई साइकिल भी है, वहाँ पे भी आपने देखा कितने स्ट्रेस वगैरह चल रहे थे। तो अभी क्या हो रही है, चीज़ें रिकवर हो रही है। तो कंपनी में ने कंपनी के केस में आप ये देखोगे कि इनका जो भी आपका 30+ डीपीडी होता है, या फिर जो आपके बाउंस रेट है, बाउंस रेट क्या है, बेसिकली एक कस्टमर है, उसका एक ईएमआई का डेट आया, उसने उस पर्टिकुलर डेट पे आपने ईएमआई पे नहीं किया, उसको बाउंस रेट कहते हैं। तो वो भी आपका मान लीजिए लगभग 13% पे स्टेबल है। और साथ ही साथ क्या देखते हो ना आप, अब से पहले चीज तो ये, जब अगर आपका बाउंस रेट आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका जो कस्टमर है वो आपका एक डिफॉल्टर बन गया है। मान लीजिए कोई एक दिन बाद कभी 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 ईएमआई पे कर देता है, फिर उसके पास मतलब 30+ डीपीडी होती है, फिर 60+ डीपीडी होती है, फिर आपकी 90+ डीपीडी होती है, तब जाके वो आपका एनपीएस वगैरह में कन्वर्ट होता है। तो एक बार जब आपकी मान लीजिए आपका जो बाउंस रेट में स्टार्ट हो गया, तो वहां से क्या होता है, इनका जो भी मान लीजिए ऑटोमेटिक ये जो कलेक्शन सिस्टम्स होता है ना, वो आपका स्टार्ट हो जाता है। उसमें क्या है, कहने का मतलब क्या है, आप कस्टमर को एसएमएस वगैरह दोगे कि भाई आपका डेट ड्यू है, आप उसको आप ये आके ईएमआई पे कीजिए। फिर आपका वो होगा, मतलब कॉलिंग सिस्टम हो जाएगा। वो सारी चीज़ों से क्या होता है, आपका मतलब बेसिकली कलेक्शन का जो पूरा तरीका है वो आपका बढ़ रहा है। इन सभी चीज़ों का आप रिजल्ट देखोगे ना, कि कंपनी का जितने भी ये पैरामीटर्स अगर हम लोग देखते हैं, तो आपको सब पैरामीटर्स में इंप्रूवमेंट दिखेगा। नॉट जस्ट इन द केस ऑफ बाउंस रेट भी आपका ऑलमोस्ट नॉर्मलाइज हो गया। बाकी आप 30+ डीपीटी 90+ डीपीटी देखोगे तो वो भी कम हो रहा है। कहने का मतलब क्या है, भविष्य में इनका जो एनपीएस है उसके आने की प्रोबेबिलिटी कम है। अगर ये पैरामीटर आपको भविष्य में बढ़ता हुआ दिखता है, तो वहां पे आपको दिखेगा कि इनका आने वाले समय में आपका जो एनपीएस है वो आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये इस तरह से कुछ कंपनी आगे बढ़ रही है, और इसी कारण कलेक्शन इफिशियंसी जो है वो भी आपकी इंप्रूव हो रही है। बाकी आप एनपीएस वगैरह को भी देख सकते हो। अब कंपनी ने एनपीए के बारे में भी यही कहा है कि आने वाले समय में कुछ आई थिंक 10 से 15 बेसिस पॉइंट पे फर्दर इन लोगों ने एनपीएस को डिक्रीज होने की बात की है। तो ये इस तरह से पूरा बिजनेस आगे बढ़ रहा है। और इसके अलावा अब जो हमने बाकी ऑफ बुक लगभग 50-50% पे इनका पूरा दोनों ऑफ बुक और ऑन बुक पे रहता है। और इसके अलावा अगर मैं आपको कुछ इनका फाइनेंशियल नंबर्स वगैरह बताऊं, तो आप देख सकते हो कंपनी जो है कंसिस्टेंटली अपना काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 19% पे ग्रो किया है, और ईयर तो इन्होंने लगभग 73% पे ग्रो किया है। सो आप कह सकते हो कि वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एनबीएफसी है, जो कि लगभग मान लीजिए आपका 300-400 करोड़ का पैट भी देता है। उसके बाद भी इनका जो एयूएम है, मतलब 7,000 करोड़ के एयूएम के बाद भी ये लोग काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। तो ये पूरा कुछ बिजनेस मॉडल है। अब अगर आप इनका पूरा अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे ना, तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको और भी निकल के आती हैं। तो देखिए, अब पहले तो आप इस स्लाइड को अच्छे से पॉज करके रीड कीजिए। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। तो देखिए, तो अभी तक आपने ये देखा कि कंपनी जो है अपने एक्सपांडिंग फेज में है, अपने कस्टमर्स को एक्वायर कर रहा है, हर पैरामीटर पे आगे बढ़ रहा है। अब देखिए, मैंने अभी बात किया कि इनका जो लैब बुक है वो आपका मान लीजिए स्टार्ट हुआ है। अब देखिए, जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वाला बुक होता है ना, उसके लिए क्या होता है, आपको जरूरत पड़ती है फिजिकल ब्रांचेस की। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए, जब आप पहले आप देखिए पर्सनल लोन्स वगैरह दे रहे हो, तो वहाँ पे आप अपने ऐप वगैरह से दे सकते हो, कलेक्शंस वगैरह है वो सारी चीज़ें कर सकते हो। अब जब आप लैब बुक की तरफ आते हो, तो वहाँ पे जो आरबीआई के रेगुलेशंस है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो केवाईसी वगैरह होती है, जो आपकी प्रॉपर्टी है उसकी होगी, उसकी वेरिफिकेशन होगी, वो आपको ऑन साइट करना पड़ता है। तो कोलैटरल वगैरह होंगे, उसके पेपर्स वगैरह होंगे, फिर आपकी स्टैंपिंग होती है, हर स्टेट के अंदर आपकी स्टैंपिंग वगैरह होती है। तो वो सारी चीज़ें आपको मान लीजिए साइट्स वगैरह से करनी पड़ती है, मतलब फिजिकल ब्रांचेस से करनी पड़ती है। तो उसी कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे, इस कंपनी का लगभग कुछ 98 लैब के ब्रांचेस हैं अक्रॉस सो मेनी पिन कोड्स इन द इंडिया, आप इनकी पीपीटी में देख सकते हो। अब उसमें क्या कंपनी का ट्रैजेक्टरी है, कंपनी कहता है कि ये लोग अपनी लैब बुक को काफ़ी तेजी से बढ़ाने वाले हैं। तो उसके कारण इनका ये लोग जो FY 2027 है, वहाँ पे भी अपने लैब बुक पे लगभग 100 मोर ब्रांचेस खोलने की, 180 समथिंग ब्रांचेस खोलने की बात करते हैं। तो वहाँ पे भी आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, इनका जो पूरा ऑपरेशनल कॉस्ट है, ओपेक्स जो होता है, वो आपका बढ़ता हुआ दिखेगा। अब कंपनी ने जो आईपीओ किया है उसकी क्या ट्रैजेक्टरी है और कैसे सारी चीजें कनेक्ट होती है। तो देखिए, कंपनी ने जो भी आईपीओ से पैसा रेज किया है, लगभग 75% जो पैसा है वो इनकी सब्सिडरी में जाएगा, जो इनका सी क्रीवा वाली सब्सिडरी है। उससे क्या होगा, टीयर 1 कैपिटल वहां से आएगा, जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वगैरह जो होते हैं ना, जो मतलब बेसिकली आरबीआई के रेगुलेशन है, वहां पे लिक्विडिटी आएगी, उसके बेस पे लोग एक्सपांड करेंगे, तो उससे इनका एनबीएफसी मतलब मोर लिक्विड होगा। पहला चीज वो है। लगभग कहने का मतलब कि आपका जो 3/4 पैसा है, मतलब जो आईपीओ का पैसा है, 3/4 पैसा जो है बिजनेस की जो फर्दर लोन बुक की ग्रोथ है वहां पे जाने वाला है। और जो बचा 1/4 पैसा, कहने का मतलब क्या है, 25% जो पैसा है वो आपका मान लीजिए एआई वगैरह में होगा। ब्रांचेस आप खोलोगे तो वहां पे पूरा पैसा जाने वाला है। तो ये इनकी पूरी आईपीओ की ट्रैजेक्टरी होगी। तो मेन पॉइंट यहाँ से क्या है ना, कि आपका जो ओपेक्स है इस कंपनी के केस में आपको थोड़ा बढ़ता हुआ दिखेगा। दूसरा पैरामीटर क्या है, इस कंपनी का जब आप यील्ड देखते हो, तो अगर आप इस कंपनी का यील्ड देखोगे ना, तो लगभग मान लीजिए तो यील्ड से कनेक्टेड है आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। तो पहले कॉस्ट ऑफ बोरोइंग की बात करनी जरूरी है। देखिए,
अगर आप इस कंपनी का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग देखोगे ना, तो लगभग आई थिंक 11 से 13% के बीच में है। आप एग्जैक्ट नंबर्स देख लीजिएगा। तो अब देखिए, पहली बात तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इस कंपनी के लिए ज़्यादा होगा, बिकॉज क्यों है? एक तो पहली बात तो ये है कि पर्सनल लोन देता है, जो कि अनसिक्योर्ड बुक हो गया ना पूरा एक तरह से। दूसरा चीज़ ये है, इनकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। अभी आई थिंक कुछ A- इनको मिला है, और आई थिंक ये लोग क्रिसिल वगैरह से बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे कुछ कहते हैं कि आने वाले 1 डेढ़ सालों के अंदर लगभग 150 से 200 पॉइंट अब मतलब ये जो आपका क्रेडिट रेटिंग है वो आपका बढ़ेगा। उसके कारण आपका मान लीजिए जो आपका कॉस्ट ऑफ बढ़ेंगे वो आपको कम होता हुआ दिखता है। तो पहला पैरामीटर तो ये हो गया। दूसरा पैरामीटर है आपका इनका यील्ड कितना होता है। अब ये जो कस्टमर से सिंस पर्सनल लोन है वहाँ पे यील्ड काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो लगभग आप देखिए लगभग 30-31% पे इनका यील्ड होता है। अब यील्ड में से आप इनका कॉस्ट ऑफ बोर्डिंग हटा दीजिए, फिर आपको मिलेगा निम वगैरह। तो अब इनका निम देखोगे तो लगभग 20-21% पे इनका निम रहता है। अब सिंस जिस तरह के सेक्टर में काम करते हैं वहाँ पे आपको इम्पेयरमेंट मतलब जो क्रेडिट कॉस्ट होती है, मतलब वो भी आपकी ज़्यादा रहेगी। बट उसके बाद भी अगर आप देखोगे ना, तो कंपनी का जो नेट निम बन रहा है वो आपका काफ़ी ज़्यादा बन रहा है। उसी कारण इस कंपनी का आप देखते हो ना कि जो मतलब डिस्पाइट ह्यूज ओपेक्स का जो कॉस्ट होता है, उसके बाद भी जो कंपनी का मान लीजिए नेट प्री प्रोविजनिंग प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, उसमें इतना उतना इंपैक्ट दिखता नहीं है। तो उसी कारण अगर आप इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से वापस समझने की कोशिश करोगे, तो आप देख सकते हो कि इनका जो FY 26 भी रहा है, वहाँ पे अगर आप इनका पैट देखोगे लगभग 75% पे ग्रो किया है। PPOP ग्रो किया है लगभग 53% पे। तो आपको यहाँ पे जो ओपेक्स का मतलब एक स्कोप दिख रहा है ना, कि मतलब देखिए ओपेक्स लगभग 70% पे ग्रो किया है, और टोटल इनकम लगभग 63% पे ग्रो किया है। उसी कारण आपका जो PPOP है लगभग 53% पे ग्रो किया है। बट व्हाट इज हैपनिंग ना, पूरे सेक्टर में आप देख रहे हो कि जो इम्पेयरमेंट कॉस्ट है, जो आपका क्रेडिट कॉस्ट है, वो आपका कम हो रहा है। तो उसी कारण जो है आपको जो मतलब मान लीजिए ना, जो आपकी ओपेक्स में आपको डिसएडवांटेज मिलता है ड्यू टू ऑल द एक्सपांसन्स, दैट एडवांटेज यू आर गेटिंग फ्रॉम द आपका जो इम्पेयरमेंट कॉस्ट होता है उसके कम होने से। तो आपको कुछ इस तरह से देखना चाहिए। अब ये कंपनी यहाँ से अपना पूरे बिजनेस जो है इसका पूरा विजन वगैरह जो हो गया, बाकी किस तरह से चीज़ों को दिखता है। तो देखिए, कंपनी जो है अपना पहला आपका मान लीजिए ये मतलब जो लैब बुक है उसको बढ़ाएगा, तो उससे आपको यील्ड कम होता हुआ दिखेगा, बट एट द सेम टाइम आपको कॉस्ट ऑफ बोर्डिंग बढ़ेगा। और जो कस्टमर की क्वालिटी है वो आपकी इंप्रूव होगी, तो आपको इंप्रूवमेंट कॉस्ट कम होगा। तो उससे आपको निम में दिखता है उतना इंपैक्ट आप आने नहीं वाला है। तो पहली चीज़ वो हुई। अब दूसरा चीज़ हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना इस बिजनेस के लिए, इनका जो ROE है, लेवरेज है, उस चीज़ों को समझ लेते हैं। तो ये देखिए, अगर हम मुझे ये समझाना है तो इसके लिए हम लोग अगेन इसकी PPT से एक चीज़ लेंगे। तो आई थिंक इन्होंने यहाँ पे शेयर किया था, तो लेट मी जस्ट शो यू इनका कहाँ गया। सो तो इस स्लाइड में आप इनका पूरा ROA का ट्रेजेक्टरी देख सकते हो। तो अगर 38% इनका पूरा टोटल इनकम है, तो आप देख लीजिए कि 4% जो पैसा है वो आपका फिनांस कॉस्ट में जा रहा है। बाकी एक ह्यूज चंक जो पैसा है आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जा रहा है। तो उसी कारण PPOP पे लगभग 14% बढ़ता है। बाकी आपका इम्पेयरमेंट कॉस्ट लगभग 7% हो गया। तो उससे आपको प्रॉफिट पैट आपको मिल रहा है, कि लगभग कहने का मतलब क्या है, ROA जो है इनका जो मान लीजिए लगभग 5% आता है। अब देखिए, इसी को मैं आपको एक अलग तरह से समझाता हूँ, और कैसे इससे इनका हम लोग पेयर एनालिसिस करते हैं। तो अगर आपको इसको समझना है तो हम लोग इसके लिए लेट मी शेयर वन मोर स्लाइड। सो दिस स्लाइड आई हैव ऑलरेडी शोन यू। तो यहाँ पे देखिए, तो उससे बेटर है हम लोग इस स्लाइड को देखते हैं। तो देखिए, ये स्लाइड मैंने कल आपको पोस्ट में भी शेयर किया था। तो देखिए, अब ये इसमें क्या दिखाता है ना, देखिए इस कंपनी का केस में क्या है, आपने ये देखा कि इनके पास दो तरह की बुक है, एक आपकी मान लीजिए ऑफ बुक है और आपकी एक ऑन बुक है, मतलब 50-50% पे है। तो देखिए, जब आप इस कंपनी का मान लीजिए आपका ROE निकालते हो ना, तो हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखिए, अब जो बिजनेस है, बिजनेस जो कंपनी है, कंपनी अपना ROE कहता है मतलब पूरा मैनेज्ड AUM के बेसिस पे कहता है। अब मैनेज्ड AUM क्या है, वो आपका मान लीजिए लगभग 7,000 करोड़ वाला जो AUM है। कहने का मतलब क्या है, आपका जो ये मतलब ऑन बुक है एज वेल एज ऑफ बुक है। जब आप उसके बेस पे निकालोगे, जब आप इनका पैट लीजिए और जो टोटल लाइबिलिटीज है उसके बेस पे आप ROE निकालो, तो आपको मिलेगा लगभग आपका आता है लगभग 5% के आसपास आता है। अब वही जब आप इनके सिर्फ जो इनका मान लीजिए इनके ऑन बुक है वहां से आप निकालोगे, तो लगभग वो 8x आ जाएगा, 8x आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, इस दोनों पैरामीटर में आप देखिए कि कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अभी काफी ज्यादा है। अब इस चीज को हम लोग अगर किसी जो आपका ट्रेडिशनल लेंडर्स वगैरह होते हैं उससे कंपेयर करें, तो आप देखोगे उनका बिजनेस मॉडल कैसे होता है। जैसे हम यहाँ पे मैंने आपसे HBD फाइनेंशियल का एग्जांपल लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे HBD फाइनेंशियल है, आप वहां पे पाओगे ना कि उनका जो ROE होता है वो आपका मच कम है। जैसे अगर आप देखिए जो आपका HBD फाइनेंशियल है, इनका ROE लगभग मान लीजिए आपका 2.15 है, और वही जो यहाँ पे 8.48 मैंने लिया है, ये आपका मान लीजिए सिर्फ इनके जो ऑन बुक है उसकी बात कर रहा हूँ। तो वहां पे आप देखोगे इनका ROE का एक ह्यूज डिफरेंशियल आता है आपको। इसी कारण जब आप देखते हो ना कि HBD फाइनेंशियल जो है, या फिर जैसे आपकी चोलामंगलम हो गई, इस तरह की जो कंपनियां हैं, वो आपका लेवरेज पे काफी फोकस करता है। कहने का मतलब क्या है, वो 1 रुपए के बदले 6 रुपए मार्केट से डेप्ट के रूप में लेगा और उसको देता है। वहीं जो आपका एक मान लीजिए ऑन EMI हो गया, इस तरह का जो बिजनेस मॉडल है, या फिर जो अगर आपका मान लीजिए पूना वाला फिनकॉर्प है, जहाँ पे आपकी अनसिक्योर्ड बुक ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप वो लोग अपने लेवरेज को ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे जो होता है ना आपका जो रिस्क है वो आपका काफ़ी बढ़ जाएगा। तो वहीं पे वो लोग आपका मान लीजिए
हाई आरओआई पे फोकस करते हैं, और जो एचबीडी फाइनेंशियल है वो आपका हाई लेवरेज पे फोकस करता है। तो आप उस दोनों चीज़ का नेट रिजल्ट देखोगे तो इनका जो आरओई प्रोफाइल होता है, अब ऑन ईएमआई का आरओई प्रोफाइल ज़्यादा क्यों है और वही जो एचबीडी फाइनेंशियल का आरओई प्रोफाइल कम क्यों है? तो देखिए ये इस तरह से आता है बिकॉज आप देखिए ना, जो आपका ये ऑन ईएमआई है यहाँ पे क्या एडवांटेज में मिल रहा है, बिकॉज ऑन ईएमआई के केस में क्या है, इनका जो पूरा मतलब जो इम्पेयरमेंट कॉस्ट हो गया या फिर जो निम है वो आपका मच लेसर है। मतलब या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि इन कंपैरिजन है बाकी बिजनेस के कंपैरिजन में, तो इसको आप इसलिए आपको ये दिखता है कि इनका जो ऑन ईएमआई है ना, इनका जो आरओई है काफ़ी अच्छा है। अब इसी पैरामीटर्स को अगर हम लोग लेके चले, जो कंपनी का गाइडेंस है, गाइडेंस किस तरह का है, गाइडेंस कंपनी यही कहता है कि लगभग 40% पे अपना ग्रो करने की बात करते हैं, नॉर्थ ऑफ 40% कहते हैं, कहने का मतलब क्या है 40% से ज़्यादा ग्रो करने की बात करते हैं। दूसरा आपका जो जीएनपीएस वगैरह है वहाँ पे लगभग 10 से 15% पे घटाने की बात करते हैं, और सिमिलर गाइडेंस ये लोग आई थिंक इम्पेयरमेंट कॉस्ट भी देते हैं। इनका कॉस्ट ऑफ बोर्डिंग जो है यहाँ से फर्दर डिक्रीज होने के स्कोप है। निम आपको स्टेबल दिखेगा, क्यों दिखेगा, बिकॉज आपका देख रहे हो कि लैब बुक जो है वो आपका बढ़ रहा है, एक्सपेंस थोड़ी सी बढ़ी हुई दिखेगी, बट अगेन वहाँ से आपको कॉस्ट ऑफ बोर्डिंग से भी एडवांटेज मिलेगा, तो वो चीज़ बैलेंस आउट होने की स्कोप है। तो ये चीज़ पूरी हो गई। और अगर आप कुछ और पैरामीटर्स देखोगे तो और इनका जो लैब बुक है वहाँ पे आपका लगभग 80-90 ब्रांचेस और खोलने की बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ कुछ उस तरह से आगे बढ़ेगी। अब फाइनली अब देखिए, जब इस कंपनी का आईपीओ आया है तो आईपीओ कंपनी का मान लीजिए डिस्काउंट पे ही आया है, तो जब इनका आईपीओ आया था तो पोस्ट आईपीओ अगर आप इनका बुक वैल्यू निकालोगे तो लगभग कुछ 120 या 130 रुपीज़ के आसपास आया है। इनका FY 26 एंड हुआ है तो वहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, तो उससे वो चीज़ थोड़ी बढ़ गई है, 150 रुपये हो सकते हैं इनके आईपीओ। अब देखिए मार्केट ने इतनी बिजनेस को ऑलरेडी आईपीओ के बाद से काफ़ी रिलेट कर दिया है, बिकॉज ये एक मच लोअर, मतलब अगर आप प्री आईपीओ इनका प्राइस पे बुक निकालोगे तो लगभग 1.88 या 2x के आसपास था। तो वहाँ से अभी अगर आप इनका प्रेजेंट प्राइस पे बुक निकालोगे तो लगभग 2.55 या फिर 2.5 के आसपास है। कहने का मतलब क्या है, इट इज स्टिल ट्रेडिंग एट अ ह्यूज डिस्काउंट वेन यू आर कंपेयरिंग इट विद द मेजर पीयर्स इन दिस होल सेक्टर। बट हैविंग सेड दैट कि ये जो कंपनी है अभी इनका जो एयूएम है वो लगभग 7,000 करोड़ का है, वही जब आप इसको चोला या एचबीडी से कंपेयर करोगे तो वहाँ पे आपको बहुत डिफरेंस मिलेगा। तो अब देखिए, तो इस बिजनेस को हमें वैल्यूएशन कैसे करनी चाहिए, तो देखिए कंपनी का अगर हम लोग 40% का ही ग्रोथ रेट लेके चले, उसके बेस पे आप इनका फ्यूचर का बुक वैल्यू निकालिए तो लगभग मान लीजिए 180-190 रुपीज़ के आसपास आएगा। तो उसके बेस पे अगर आप इनका प्राइस बुक निकालोगे ऑन द बेसिस ऑफ मतलब FY 27 अर्निंग, तो आपको मिलेगा लगभग 2 या 2.2 के बीच में इनका प्राइस बुक मिलने वाला है। तो वहाँ से भी आपको दिखता है कि कंपनी एक मतलब जिस रेट पे ये लोग ग्रो कर रही है, और अगर इसी रेट में कंसिस्टेंटली ये लोग परफॉर्म करते रहे तो अभी तो बहुत ही मतलब डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है बाकी कंपनियों के मुकाबले। तो बाकी देखते हैं कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में ये लोग कैसा परफॉर्म करते हैं। अगर ऐसा परफॉर्म करते रहे तो देयर इज अ ह्यूज स्कोप फॉर द फर्दर रेटिंग ऑफ दिस कंपनी। तो वो चीज़ हम लोग को देखनी पड़ेगी। अब फाइनली इस पूरे बिजनेस के अंदर क्या दिक्कत आ सकती है, तो देखिए जिस स्पेस में ये लोग एक्सपांड कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर छोटी सी भी दिक्कत आई पर्सनल लोन्स के अंदर तो वहाँ पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आने वाला है, जैसा आपने वो पूना वाला फिनकॉर्प के केस में देखा था। दूसरा चीज़ क्या है, सिंस ये लोग प्लेटफॉर्म बेसिस पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे जो कस्टमर एक्विजिशन है ना वो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों मैं आपको ये बोल रहा हूँ, बिकॉज अगर आपने एमरल्ड फाइनेंस देखा है तो वहाँ पे आप पाओगे कि वहाँ पे जो उनकी कस्टमर एक्विजिशन है वो पूरा जो इकोनॉमी की इन्वायरमेंट है ना कुछ वैसे समझ लीजिए ना, क्योंकि वो लोग भी तो पर्सनल लोन देते हैं, अपने एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है। तो वहाँ पे जैसे आपने देखा कि कस्टमर एक्विजिशन उनका थोड़ा सा खराब हो गया बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक साइकिल। अब इनके केस में क्या है ना, ऑन ईएमआई के केस में क्या है, इनका जो लोन बुक है वो आपका मान लीजिए 7,000 करोड़ का है। तो ऑलरेडी इन्होंने काफ़ी चीज़ें प्रूव कर ली है, तो बट अगेन देखते हैं काफ़ी आने वाले क्वार्टर्स में कैसे ये लोग परफॉर्म करते हैं। अभी तक तो इनके नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, और कंपनी वही कहता है कि इन्होंने जो लैब बुक भी स्टार्ट किया है उसके पहले भी इनकी जो क्रेडिट क्वालिटी है वो आपकी काफ़ी अच्छी थी पास्ट में, मतलब 5 साल 6 साल के पहले तक। तो उस पैरामीटर्स में कंपनी आगे बढ़ रही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है, आप इसको अच्छे से ट्रैक कीजिए। वी विल कीप ऑन डिस्कसिंग मोर कंपनीज। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स, आपके क्या डाउट्स हैं आप पूछिए, आई विल ट्राई टू आंसर देम। थैंक यू वेरी मच, लेट्स मीट इन अनदर वीडियो।